हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 एंड 10 कवर करेंगे। आपने हमारी इससे पहले की प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने इसके रिगार्डिंग ही सेक्शन 5, 7 और 8 कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर सेक्शन 9 और 10 कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को बताता है और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है। आज हम इन दो टॉपिक को अच्छी तरह से यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। मैं इस सेक्शन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर करवाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसको लेकर एराइज होता है कि यह जो राइट्स है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है वो किन पर अप्लाई होता है, किन को यह राइट होता है कि वो इसे इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना बेयर एक्ट हमेशा अपने पास रखिए। बेयर एक्ट में देखिए, उसमें साफ लिख रहा है हस्बैंड या वाइफ, आइदर हस्बैंड और वाइफ, मतलब हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी वो पार्टी जिसको अदर पार्टी बिना किसी रीज़नेबल पॉइंट के, विदाउट एनी रीज़नेबल एक्सक्यूज़, सोसाइटी से विड्रॉ कर गई है, विदाउट एनी रीज़नेबल एक्सक्यूज़, अदर पार्टी सोसाइटी से विड्रॉ कर गई है, तब वह पार्टी जो एग्रीटिव है वो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन कोर्ट में दायर कर सकता है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन यह एराइज हो जाता है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह एराइज हो जाता है कि यह जो पिटीशन है यहाँ पर, यह पिटीशन कहाँ और कौन से कोर्ट में दायर की जाएगी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो पिटीशन है वो कौन दायर करेगा, हस्बैंड या वाइफ में से, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी दायर करेगा, लेकिन वो पिटीशन लगाएगा कोर्ट में जिसको अदर पार्टी बिना किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर गई है, और वो पिटीशन लगाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ लगाई जाएगी वो पिटीशन? वो पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाएगी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन एग्रीटिव पार्टी के द्वारा लगाई जाती है। अब इसमें तुम्हारे सामने एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है बेयर एक्ट में। देखो, बहुत सिंपल है बेयर एक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है ना। सबसे पहले तो ये याद कर लो, समझ लो कि यह एक्सप्लेनेशन मैरिज लॉस अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर ऐड करा गया था। अब मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ। हम यह बात कर रहे थे कि पिटिशनर के द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है। अब यहाँ पर मैंने शुरू में भी कहा था कि उस पार्टी के लिए की जाएगी जो कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज आपकी सोसाइटी को विड्रॉ कर गई है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यह बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। ये वाली बात कौन साबित करेगा कि जो सोसाइटी से विड्रॉल हुआ है वो रीजनेबल एक्सक्यूज के बेस पर ही हुआ है। यह वाली बात कौन साबित करेगा? तो इस बात को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्पोंडेंट के ऊपर होगा। इस बात को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होगा जो कि सोसाइटी से विड्रॉल कर गई है। यहाँ पर वही पार्टी साबित करेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट एराइज होता है कि यह रीजनेबल एक्सक्यूज़ का मतलब क्या है। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक केस बताती हूँ। श्रीमती सुमन का केस है यह। इस केस में यह हुआ था कि इसमें हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के कैरेक्टर पर, उनकी पवित्रता पर
शक किया गया था, वो डाउट करता था। अब यहाँ पर जो वाइफ थी वो हस्बैंड से अलग रह रही। अब हस्बैंड ने सेक्शन 9 के तहत कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटीशन लगाई थी। यहाँ पर कोर्ट ने यह माना कि उनकी पत्नी का उनसे अलग रहना एक रीजनेबल कॉज था, एक रीजनेबल एक्सक्यूज था, और यहाँ पर कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में सेक्शन 9 को एंटाइटल्ड नहीं किया था। आप जो सेक्शन 9 की हम बात कर रहे हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक यह भी क्रिएट होता है कि इस सेक्शन को पर्पस क्या है, इस सेक्शन का लाने का पर्पस क्या है। बहुत सिंपल पर्पस है कि जो पार्टीज़ हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देना रिकॉन्सिलिएशन की। पार्टीज़ जो हैं हस्बैंड वाइफ, उनको फिर से रीअप्रोचमेंट करने की अपॉर्चुनिटी सेक्शन 9 के तहत ही प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि हम बार बार यह कह रहे हैं, एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। तो इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी? तो बहुत सिंपल शब्दों में इसका मतलब बता देती हूँ। विड्रॉल फ्रॉम कोहिबिशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। हम इसमें बार बार एक शब्द और भी प्रयोग करते हैं, वो होता है रीजनेबल एक्सक्यूज, जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी एक प्रीवियस केस भी बता कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो वर्ड है ना, रीजनेबल एक्सक्यूज, यह किस पर डिपेंड करता है? हम ये बात कैसे जानेंगे कि जो ये एक्सक्यूज़ है, जो कॉज यहाँ पर अदर पार्टी के द्वारा, रेस्पोंडेंट के द्वारा दिया जा रहा है सोसाइटी से विड्रॉल करने का, वो एक रीज़नेबल है? हम ये किस आधार पे कह सकते हैं? तो मैं बता दूं, यह ओनली एविडेंस के बेस पे कहा जाता है और हर केस के अपने पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। मैं आपको इसी के रिगार्डिंग एक केस बताती हूँ। श्रीमती स्वराज वर्सेस के.एम. गर्ग का केस है। इस केस में हस्बैंड वाइफ थे, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, अच्छी जगह पे एम्प्लॉयड थे, नौकरी कर रहे थे, अलग अलग जगह पर रहकर दोनों जने नौकरी करते थे। इस केस में जो वाइफ थी, उनको हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी मिलती थी। यहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड से कहा कि वह अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर कर उनके पास आकर रहने लगे। हस्बैंड ने भी यही वाली बात वाइफ से कही कि वो अपनी नौकरी को रिज़ाइन करके उनके पास आकर रहने लगे। यहाँ पर जो हस्बैंड थे, उन्होंने सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन दायर कर दी उन्होंने यहाँ पर यहाँ पर इस केस में डिसाइड हुआ कि जो उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही हैं, वहाँ उनसे अलग रहने का कोई अनलॉफुल रीज़न नहीं है, बल्कि वो एक रीज़नेबल कॉज की वजह से उनसे अलग रह रही हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने पिटीशन लगाई थी वो एक्सेप्टेबल नहीं की गई, एंटाइटल नहीं की गई। एक बात सेक्शन 9 के रिगार्डिंग याद रखना कि जब भी पिटिशनर के द्वारा सेक्शन 9 के रिगार्डिंग पिटीशन दाखिल की जाती है, तो वहाँ पर पिटिशनर का इंटेंशन बोनाफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका इंटेंशन बोनाफाइड नहीं है तो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन में बी रिफ्यूज्ड। आप सेक्शन 9 के रिगार्डिंग ये केस 3 केस हैं, इन्हें समझ लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला केस है टी सरिता का केस। इस केस में यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा कि भाई यह जो सेक्शन 9 है ना, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, वो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है। पर आगे जाकर हरविंदर कौर हरमेंद्र सिंह के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन नहीं करता है। सरोज रानी सुदर्शन कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह जो सेक्शन है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, यह आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं करता है।
अब हमारा पॉइंट आता है जुडिशल सेपरेशन का, जिसको सेक्शन 10 में बताया गया है। सबसे पहले तो हम अगर जनरल बेस में जुडिशल सेपरेशन के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा? बहुत सिंपल है। टेम्परी सस्पेंशन, जो मैरिज है, जो मटेरियल राइट्स हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ, जो मटेरियल राइट्स हैं उनको टेम्परी सस्पेंड कर दिया जाता है। केवल अस्थायी तौर के लिए वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जो भी उनके हस्बैंड वाइफ के मटेरियल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो हस्बैंड वाइफ है वो फ्रेश मैरिज कर सकते हैं, नहीं, वो फ्रेश मैरिज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही कर सकते हैं। अगर जुडिशल सेपरेशन की डिक्री मिली है पार्टीज़ को, हस्बैंड वाइफ को जुडिशल सेपरेशन की डिक्री पास हुई है अगर, तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है कि जो उनके मटेरियल राइट्स हैं वो टेम्परेरी सस्पेंड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 देखते हैं। आप एक बार पहले बेयर एक्ट को रीड कर लीजिए, जो बहुत सिंपल कह रहा है। क्या कह रहा है? आइदर, बहुत सिंपल एक वर्ड है, आइदर पार्टी टू मैरिज, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उनमें से कोई भी जुडिशल सेपरेशन की डिक्री के लिए पिटीशन दाखिल कर सकता है। इसमें एक बात और बेयर एक्ट में लिखी है, यह जो शादी है इनके बीच में, चाहे इस एक्ट के कॉमेंसमेंट होने से पहले हुई हो या इस एक्ट के कॉमेंसमेंट होने के बाद हुई हो, उसके ऊपर यह सेक्शन 10 का नियम लागू माना जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो हमेशा हमें याद रखनी है, यह क्वेश्चन भी बनता है कि जुडिशल सेपरेशन की जो डिक्री है उसको आधार क्या है, वो कौन से ग्राउंड्स पर जुडिशल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट के द्वारा पास की जाएगी। तो मैं एक बात बता दूं कि आपका जो इसमें सेक्शन 13 है, डाइवोर्स का जो सेक्शन है, उसके जो ग्राउंड्स हैं उन्हीं आधारों पर जुडिशल सेपरेशन की डिक्री पास की जाती है। यह जो नियम है ना, यह मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के रिगार्डिंग यहाँ पर आया है। आपको यह भी पता होगा सेक्शन 13 के रिगार्डिंग सेक्शन 13(1) में और सेक्शन 13(2) के अंतर्गत, जो कि केवल वाइफ के लिए है, वो सभी यहाँ पर नियम लागू होंगे। आप जुडिशल सेपरेशन की डिक्री के आधार पर वही सब आधार माने जाएंगे जो कि डाइवोर्स के लिए आधार माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 की। एक क्वेश्चन जो हमेशा यहाँ पर एराइज होता है कि जब जुडिशल सेपरेशन की डिक्री पास हो जाती है तब उसका रिजल्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिए। अब पिटिशनर रेस्पोंडेंट के साथ में प्रोहिबिट करने के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं रह जाता है, मतलब जो पार्टीज़ हैं वो आपस में प्रोहिबिशन करने के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं हो जाती हैं। जो उनके मटेरियल राइट्स से वो टेम्परी बेसिस पर सस्पेंड हो जाती हैं। पर यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैरिज जुडिशल सेपरेशन के तहत आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन मैरिज डिसॉल्व्ड नहीं होती है, केवल टेम्परी सस्पेंड हो जाती है। इसमें ही सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 जो है वो यह बताता है कि कोर्ट के पास यह पावर होती है। कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगाई जाती है पार्टी के द्वारा, तो कोर्ट के पास यह पावर होती है कि वह जो डिक्री जुडिशल सेपरेशन की पास की गई है वह उसको कैंसिल भी कर सकती है, अगर उन्हें ऐसा करना रीज़नेबल लगता है, जस्टफुल लगता है, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकती हैं। इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसी के साथ आज आपकी यहाँ पर क्लास भी कंप्लीट हो जाती है।